हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बजट 2024 में काफी चेंजेस आए हैं रिलेटिंग टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से भी अब एप्लीकेबल है। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या स्पेशल जो चेंजेस हैं जो कि 1 अक्टूबर से रिलेटेड है, आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। एंड जीएसटी में क्या चेंजेस हैं, वो आपको कैसे इफेक्ट करेंगे, क्या किन बातों का आपको ध्यान रखना है। चेंजेस इन इनकम टैक्स एंड जीएसटी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। सबसे पहले हम टीडीएस रेट्स कवर करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम चेंज है वो टीडीएस रेट्स को लेकर आया है। उसके बाद हम बात करेंगे विवाद से विश्वास स्कीम को लेके। बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लेकर आए हैं। और ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 80G और 12AB के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी चेंज लेकर आए हैं। तो टीडीएस रेट में उनने रेट को कम कर दिया है। कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 194D ए, 194H, 194IB, 194M। ये क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे 194DA। ये है जब इंश्योरेंस कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करती है, अमाउंट पे करती है मेच्योरिटी के टाइम पे, देन टीडीएस अप्लाई होता है। अगर वो पॉलिसी का जो अमाउंट है वो 1010B में स्पेसिफिकली एग्जाम नहीं है, तो वो टैक्सेबल होता है अमाउंट, और उस पे टीडीएस डिडक्ट करना रहता है इंश्योरेंस कंपनी को। पहले ये जो रेट था वो 5% था, बट अब 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स अब इसमें जो टीडीएस अप्लाई होगा वो 2% से अप्लाई होगा। तो 194DA में चेंज है, 194G में चेंज है। जी है, कोई भी लॉटरी टिकट सेल करता है और उसमें कमीशन कमाता है, तो जो पर्सन कमा रहा है कमीशन, उस कमीशन पे टीडीएस अप्लाई होता है। और पहले इस पे रेट 5% था, अब 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये इस पे 2% टीडीएस रेट है। वैसे ही 194IB की हम बात करें तो आईबी है, इंडिविजुअल एचयूएफ पे अप्लाई होता है। ये है रेंट से रिलेटेड, रेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। जब 50,000 पर मंथ के ऊपर होता है रेंट, तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है इंडिविजुअल एचयूएफ को। अब ये जो रेट है ये 5% था, 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स इसको 2% कर दिया है। वैसे ही 194M में चेंज लेकर आए हैं। एम है इंडिविजुअल एचयूएफ, जब रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और रेसिडेंट प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं, उस पे 5% टीडीएस रेट है। अब 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स 2% टीडीएस रेट से डिडक्ट करेंगे, बट ये इंडिविजुअल एचयूएफ पे एप्लीकेबल है। वैसे ही 194O की बात करें, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जब ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे करता है, तो उस पे भी टीडीएस अप्लाई होता है। टीडीएस 1% से अप्लाई होता था, अब 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स उसको रिड्यूस करके 0.1% कर दिया है। 194F की बात करें तो ये था टीडीएस ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट इंडिया। इसको ओमिट कर दिया है 1 अक्टूबर के बाद। अब कोई भी रीपर्चेज ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई पेमेंट किया जाता है, तो उस पे टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 192 की बात करें, जो कि टीडीएस ऑन सैलरी से रिलेटेड है। तो जब हम सैलरी के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें अदर इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। अदर इनकम में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम बताई गई है। कैपिटल गेन और पीजीबीपी की इनकम इंक्लूड नहीं करनी रहती है। वैसे ही आजकल जो एम्प्लॉयज हैं, उनका कभी कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टीसीएस भी डिडक्ट होता है। तो जब कैलकुलेशन होता है टीडीएस का सैलरी पे, तो टीसीएस कंसिडर नहीं किया जाता एम्प्लॉयर का। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि 192 सबसेक्शन 1B में टीसीएस इंक्लूड करा ही नहीं है। तो यही वो चेंज लेकर आए हैं बजट 2024 से, कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड जब आप टीडीएस ऑन सैलरी कैलकुलेट करें, तो आपको अदर इनकम, जैसे आप कंसिडर करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या अदर सोर्सेस की इनकम, वैसे ही टीसीएस भी कंसिडर करना है। क्योंकि टीसीएस की वजह से एक इम्पोर्टेंट जो फंड है, एक मैक्सिमम फंड है, वो ब्लॉक हो जाता है एम्प्लॉय का। और
टीडीएस हायर रेट से डिडक्ट होता है, फिर टीसीएस उसको क्या करना पड़ता है, अल्टीमेटली रिटर्न फाइल करके उसको रिफंड लेना पड़ता है। तो 192 में अब आप याद रखें, अगर आप एम्प्लॉयर है तो टीसीएस भी आप कंसिडर करेंगे अगर एम्प्लॉय उसको बताता है आपको। वैसे ही 194 आईए की बात करें, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या चेंज लेकर आए, इसमें चेंज बस यही है कि क्लेरिफाई किया गया है। पहले क्या है, सबसे पहले जो ये टीडीएस है सेल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ये कब लगता है, जब कोई भी कंसिडरेशन 50 लाख एंड अबव है। कई लोग इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे थे, पर बायर वाइज, अगर कोई एक सेल ट्रांजैक्शन में दो बायर्स हैं तो बायर जो बायर नंबर ऑफ बायर जितने भी हैं उतने सेल कंसिडरेशन है या परचेज कंसिडरेशन है वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ इंटरप्रिटेशन हो रही थी कि पर बायर वाइज लिमिट लगाई जा रही थी 50 लाख की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल हुआ है 1 CR में और उसके दो बायर्स हैं या 3 बायर्स मान लीजिए, पर बायर में 33 लाख समथिंग, 33 लाख अप्रॉक्स, 33 लाख अप्रॉक्स आएगा। तो जब हम पर बायर देखेंगे लिमिट 50 लाख की, तो टीडीएस की जरूरत ही नहीं है। बट इसी को क्लेरिफाई किया गया है बजट 2024 पे, नहीं, आपको कंसोलिडेट कलेक्टिवली देखना है लिमिट को, 50 लाख को, ना कि पर बायर वाइज देखना है। तो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 CR का, उसमें नंबर ऑफ बायर्स कितने भी हो, अगर वो 50 लाख के ऊपर है, हमारे एग्जाम्पल में 1 CR है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, भले ही पर बायर वाइज जो लिमिट है वो 50 लाख से नीचे आ रही है। तो ये क्लेरिफिकेशन है 194 आईए में, जो कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। वैसे ही 193 सेक्शन की बात करें, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसमें ऐड कर दिया गया है, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, FRSB 2020। The provision of section 194, 193 of the Act are proposed to be amended to allow for deduction of tax at source at the time of payment of interest exceeding 10,000 rupees. अगर इन bonds में आपको interest incur होता है 10,000 and above, जब भी payment आपको receive हो रही है interest की payment और वो 10,000 and above है, तो उसमें TDS apply होगा। ये कौन कौन से बॉन्ड्स की बात करें, द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, FRSB 2020, एंड एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो ये था 193 से रिलेटेड। अब हम देखते हैं 194 जे वर्सेस 194 सी। इसमें भी एक क्लेरिफिकेशन आया है। यहाँ पर क्या कर रहे थे पर्सन कि कोई एक पर्टिकुलर पेमेंट है, कोई सम है, वो वर्क की डेफिनेशन जो कि क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 194 सी में बताई गई है, वर्क वर्क स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है 194 सी सेक्शन में। तो अगर वो 194 जे में भी कवर हो रहा है और 194 सी में भी कवर हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क डेफिनेशन, तो लोग क्या करते हैं 194 सी में क्योंकि रेट कम है तो 194 सी में कवर करके रेट लोअर डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है बजट 2024 में, जो कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। In view of the above, it is proposed to explicitly state that any sum referred to in subsection 1 of section 194J does not constitute work for the purpose of TDS under section 194C। इसका ये मतलब है, कोई भी ऐसा सम जो कि कवर हो रहा है वर्क की डेफिनेशन में, बट वो स्पेसिफिकली 194J के सबसेक्शन 1 में फॉल करता है, मतलब कोई एक सम है वो 194J सबसेक्शन 1 में फॉल कर रहा है एंड वो वर्क की डेफिनेशन में भी फॉल कर रहा है 194 सी में, तो 194 सी अप्लाई नहीं होगा, 194 जे ओवर रूल हो जाएगा। तो आपको 194 जे में 10% से टीडीएस काटना है अगर वो सम सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 194 जे में फॉल कर रहा है। वैसे ही लास्ट जो सेक्शन है 1947, सॉरी 197 जो सेक्शन है वो है लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टीडीएस डिडक्ट होने के कारण वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अभी तक क्या है 194Q एंड 206C1H, जो कि टीडीएस ऑन सेल टू टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स पे था, एंड 206 था टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। गुड्स पे कभी भी टीडीएस नहीं आता था, बट ये फर्स्ट सेक्शन है जो कि गुड्स पे टीडीएस को कवर करते हैं।
तो अगर आपका 194Q या 206C1H के कारण वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, तो अब आप इन दो सेक्शन से रिलेटेड भी लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं ऑफिसर से। अभी तक ये चीज इंक्लूड नहीं थी। 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप एप्लीकेशन लगा के इन सेक्शन के बेसिस पे भी लोअर टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट, ये तो हमने अभी टीडीएस रेट्स की बात करी, अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स में 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये चेंज लेकर आए हैं कि ये शेयर होल्डर लेवल पे टैक्स लगेगा इस पे, बट कैसे लगेगा? एज डिविडेंड। बायबैक ऑफ शेयर्स को सेक्शन 194 में बायबैक ऑफ शेयर को डीम डिविडेंड माना गया है 2 सबसेक्शन 22 के क्लॉज एफ में कवर करके, और इसमें स्ट्रेट अवे 10% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा अगर जो बायबैक ऑफ शेयर का अमाउंट है वो 5,000 एंड अबव है, तो इसको भी टीडीएस के परव्यू में लेकर आ गए हैं। बट इसमें दिक्कत की बात ये है कि ये हायर टैक्स बर्डन है इन्वेस्टर के ऊपर। कंपनी बायबैक कर रही है उससे शेयर्स, और जो अमाउंट दे रही है कंपनी उसको एज डिविडेंड ट्रीट करा जा रहा है। मतलब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, इसको डिविडेंड इनकम मान के अदर सोर्सेस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कैपिटल गेन के जो कैलकुलेशन है उसमें आप एक्विजिशन कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कैसे इसका कैलकुलेशन होगा एंड एवरीथिंग। बट अभी ये है कि बायबैक ऑफ शेयर्स को 194 सेक्शन में इंक्लूड करके डीम डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट है स्कीम लेकर आए जो कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगी एंड 31 दिसंबर 2024 तक आप अवेल कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। इसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर के बाद आपके कोई भी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स है जो कि पेंडिंग है बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डीआरपी, डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन पैनल एंड रिवाइज एप्लीकेशन फाइल बिफोर इनकम टैक्स कमिश्नर, अगर इनमें कोई भी केसेस आपके टैक्स रिलेटेड पेंडिंग है तो आप विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। न्यू एप्लीकेंट है तो लोअर सेटलमेंट अमाउंट ऑफ दोज फाइलिंग आफ्टर जुलाई 22 2024। ओल्ड एप्लीकेंट है तो स्टैंडर्ड सेटलमेंट अमाउंट फॉर दोज विद पेंडिंग अपील्स एज ऑन जुलाई 22 2024। लास्ट डेट अवेल करने की स्कीम क्या है? 31 दिसंबर। तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं आप, तो जरूर उठाइएगा। अब हम आते हैं ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। सबसे पहले एटीजी की बात करते हैं हम। एटीजी में क्या है कि प्रोसीजर ऐसा है कि जब भी आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है एटीजी का और आपने एक्टिविटी कमेंस कर ली है, तो कमेंसमेंट के विद इन 6 मंथ्स आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करना पड़ता है। या फिर आपने कमेंसमेंट नहीं किया है तो जो भी 3 साल दिए गए हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के, तो जब भी 3 साल खत्म हो रहा है उसके 6 महीने पहले पहले आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्या है कि कभी कभार इंस्टीट्यूशन फंड्स जो है वो लेट हो जाते हैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से, जिससे उनका ना एटीजी विड्रॉ हो जाता है। एक बार एटीजी विड्रॉ हो गया दैट मीन्स आपको जिन जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है जिनने इन लोगों को डोनेशन दिया है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा एटीजी का, तो ये सरासर गलत है। तो इस वजह से 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स क्या चेंज आया है? ये चेंज आया है कि अब जब भी आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लॉज 4, जो सब क्लॉज 4 है उसको अमेंड करा है, उसमें आप टाइम लिमिट नहीं दी गई है विद इन 6 मंथ और दैट बिफोर 6 मंथ वाला जो कंडीशन है वो क्लॉज सब क्लॉज 4 में नहीं दिया गया। तो अब आप आराम से विदाउट एनी टाइम, जैसे ही आपको प्रोविजनल मिल गया है आप तुरंत भी कर सकते हैं regular registration के apply. The first provision to subsection 5 of section 80G provides timelines for
filing application for approval for funds or institution referred to in subclause 4 of clause A of the subsection 2 of section 80G. The second provision lays down the procedure for processing the same. It has been noted that at times funds or institution are unable to file application within the specified timelines. A situation of unintended permanent exit of fund or institution from 80G approval may also arise. It is proposed to amend the first and second provision to rationalize the timelines for filing application for approval. These amendments will take effect from 1st October. तो 1st October के बाद आपकी कोई भी 80G एप्लीकेशन है जिसमें आप विदिन 6 मंथ्स अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए फायदा है कि अब आप 1st October के बाद जब आप सब क्लॉज 4 में अप्लाई करेंगे, तो आपको 80G से रिलेटेड जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है वो आपको ग्रांट हो जाएगा अगर आप लेट हो चुके हैं विदिन 6 मंथ और बिफोर 6 मंथ वाले क्लॉज से। उसको आप कैसे फाइल कर सकते हैं अगर आपका कोई केस ऐसा पेंडिंग है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है rationalization of timeline for disposing application made by trust or fund or institution seeking registration for exemption under section 12AB or approval under section 80G। तो यहाँ पर क्या है, डिस्पोज एप्लीकेशन आपने फाइल किया है 12AB का एंड 80G के लिए, तो डिस्पोजिंग का जो टाइम लाइन है वो 6 मंथ्स का है। 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड, ये अभी का प्रोविजन था। अब 1st अक्टूबर से क्या हो गया, 1st अक्टूबर से उसको क्वार्टर कर दिया, जो एंड ऑफ द मंथ है उसको कर दिया है एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड। तो इससे क्या है, थोड़ा टाइमलाइन स्मूथ मिलेगा, जिससे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब प्रोविजनली रजिस्टर्ड और अप्रूव ट्रस्ट जो जिनने रजिस्ट्रेशन के लिए रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है अंडर सेक्शन 12AB और 80G, अब उन लोगों के लिए जो ऑर्डर पास करने का टाइम है उसको चेंज कर दिया है। अब उसमें आ गया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। तो अब प्रिंसिपल कमिश्नर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ गया है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ आधार फॉर पैन एंड ITR। अभी बिफोर 1st अक्टूबर ये प्रोविजन था 139AA में जो लिखा हुआ था कि जब भी आप पैन अप्लाई करेंगे तो आधार नंबर आपके पास होना कंपलसरी है या आधार एनरोलमेंट ID होना जरूरी है। इसके का ID होने के कारण आधार और एनरोलमेंट ID के बेसिस पे भी आप पैन के लिए अप्लाई कर पाते थे। उससे क्या हो रहा था कि मिसयूज हो रहा था बहुत ज्यादा पैन का। इस वजह से अब ये चेंज लेकर आए 1st अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स, दैट आप जब पैन या ITR फाइल कर रहे हैं तो आधार नंबर कोड करना मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि पैन आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आधार एनरोलमेंट ID या आधार नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आधार का कोई मतलब नहीं है, आधार अभी भी रिक्वायर्ड है। हाउएवर आधार कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस सच एज लिंकिंग इट टू योर बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर। पर स्पेसिफिकली पैन एप्लीकेशन और ITR फाइलिंग के लिए उन्होंने लिख दिया है कि आधार नंबर कोड करना मैंडेटरी नहीं है। In case a taxpayer does not possess an Aadhaar number, they are still eligible to use other identification documents such as passport और driving license। इस बेसिस पे भी आप पैन अप्लाई कर सकते हैं। Rationalization of the provision of charitable trust and institution। कुछ प्रोविजंस हैं जो कि 1023C एंड 12AB में कॉमन है। 1023C की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो सब क्लॉज 4, 5, 6, 6 से है उसमें अप्रूवल की बात करते हैं कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आप 1023C का बेनिफिट ले सकते हैं और उसमें भी 85% अप्लाई करने की बात करते हैं, जो कि एज इट इज सेम है 12AB जैसा। 12AB में भी सेम प्रोसीजर ही है। एक्चुअली 1023C उन लोगों के लिए यूजफुल है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जिनके पास गवर्नमेंट फंड्स हैं और वो एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है और जिनको अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं।
तो उनके लिए 1023 सी इम्पोर्टेंट है, बट 4566 ए वाली जो क्लॉज है वो एज इट इज सेम है जो 12 AB में बताते हैं। तो उनने अब क्या चेंज लेकर आए कि 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर अप्रूवल अंडर सब क्लॉज 4566 ए ऑफ क्लॉज 23 C ऑफ सेक्शन 10, तो वो एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट की जाएगी और उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि 1 अक्टूबर बाद ये क्लॉजेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है? जी नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी इन क्लॉजेस में, 1023 C के इन क्लॉजेस में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो योर रजिस्ट्रेशन इज वैलिड। आप अभी भी 1023 C का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं जब तक उसका अप्रूवल वैलिड है। जैसे ही आप रिन्यू करेंगे, री अप्लाई करेंगे, तब आप इन सेक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते, तब आपको 12 A के लिए अप्लाई करना है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट फंड्स और इंस्टीट्यूशन है जो कि इन क्लॉजेस में रजिस्टर्ड हैं, 4566 ऑफ 1023 C, उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, कोई चेंज नहीं। आप आराम से ITR फाइल कर सकते हैं, 1023 C का बेनिफिट ले सकते हैं। बट 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो नए अप्लाई कर रहे हैं या री अप्लाई कर रहे हैं, अब वो अप्लाई इस सेक्शन में नहीं कर सकते, 12A में कर सकते हैं। सिमिलर बेनिफिट दोनों में अवेलेबल है। Application filed under these subclause before 1st October 2024 and which are pending would be processed and considered under the extant provision of the first regime itself. Approved trust fund or institution would continue to get the benefit of exemption as per the provision of subclause 4566A of clause 23C of section 10 till the validity of said approval. They would be eligible to apply for registration subsequently under the second regime. Amendments have accordingly been proposed in section 12A. Certain eligible modes of investment under the first regime, viz. those specified in clause B of third provision to clause 23C of section 10 shall be protected in the second regime by way of amendment in section 13. तो सिमिलर चेंजेस लेकर आ रहे हैं 12A में, जैसे कि आपका 1023C में जो बेनिफिट्स थे वो खत्म ना हो। Condonation of delay in filing application for registration by trust or institution. 12AB के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, प्रोविजनल की बात करें या रेगुलर रजिस्ट्रेशन, जो टाइम लिमिट है, अगर उस टाइम लिमिट में आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका उस साल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाता है। जिस साल भी आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं उस साल से वो रजिस्ट्रेशन माना जाता है। तो इसके कारण क्या है, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन टाइमली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, भले 80G की बात करें या 12AB की बात करें। बट यहाँ पर जो कॉन्डोनेशन की बात हो रही है वो स्पेसिफिकली 12A की बात हो रही है। 80G के लिए कॉन्डोनेशन का कोई भी प्रावधान नहीं आया, कोई भी प्रोविजन नहीं आया। तो जो कॉन्डोनेशन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 12A के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पावर है कि वो कंडोन कर सकते हैं कोई भी डिले इन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड ट्रीट सच एप्लीकेशन इज as filed within the time, but it is only for 12A and not for 80G. अब हम जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी में एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है 1 अक्टूबर से, जो एप्लीकेबल है वो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी उन्हें लेकर आए हैं फीचर जिससे एक्यूरेसी बनेगी, ट्रांसपेरेंसी बनेगी और जो बिजनेसमैन है वो स्मूथ तरीके से हैंडल कर पाएगा ऑपरेशन। इसमें होना क्या है, उसमें ये होना है कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो भी आईटीसीज अवेलेबल हैं एक रिसिपिएंट के पास, जो आईटीसी अवेलेबल दिख रहे हैं उसमें वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या पेंडिंग डाल सकता है। मतलब वो उसको ऑप्शंस खुद सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि वो कोई इनवॉइस को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं या रिजेक्ट कर रहा है। इससे क्या उसमें क्या हेल्प मिलेगा, जब भी वो 3B फाइल कर रहे हो तो जो 2B है, 2B ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होगा, सिर्फ एक्सेप्टेड इनवॉइस ही वहां पर शो होंगे। और अगर रिसिपिएंट कुछ भी एक्शन नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर पेंडिंग इनवॉइसेस आ जाएंगे। डेफरिंग एक्शन ऑन एन इनवॉइस फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन विद द ऑप्शन ऑफ रिस्पॉन्डिंग लेटर। आप लेटर भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे कंफर्म होता है कोई भी इनवॉइस वैलिडिटी एंड एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी।
रिजेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्यूटिंग एन इनवॉइस फॉर डिस्क्रिपेंसी और इनएक्यूरेसी व्हिच प्रिवेंट रॉन्ग आईपीसी क्लेम। एंड पेंडिंग इनवॉइस कब आप कर सकते हैं, जब आप डिफर कर रहे हो एक्शन की मैं रिस्पॉन्ड लेट तक कर रहा हूँ, और आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके 2B में आ जाएगा, और एक बार 2B में आ गया तो वो 3B में आ जाएगा। तो ये सिस्टम से क्या है, स्मूथ स्मूथ होंगे, सारी चीजें मैनेज हो पाएंगी, और जो रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी है उसको भी कम किया जा सकता है। लेट्स सी कि कैसे ये लेकर आएंगे। तो ये एक जिस था जो 1 अक्टूबर से चेंजेस आ रहे हैं, एक वीडियो में मैं सम अप करने की कोशिश कर पाई हूँ। होप दिस हेल्प्स, एंड प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।